हाँ जी, हाय एवरीवन। तो पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपको अकाउंटिंग की एबीसीडी के बारे में पढ़ाया एक इनफॉर्मल तरीके से। आई होप आपको वो सब चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम अकाउंटिंग को पढ़ेंगे अपना टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली कि किताबों में हमें क्या समझा रखा है, किताबों में हमें क्या बताया है। ठीक है, तो अब इस चीज़ को हम रिलेट करेंगे जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर सब कुछ चीज़ें डिस्कस की थी उनके साथ, ताकि आपको ईच एंड एवरी वर्ड अच्छे से समझ में आए। So let's start with the definition of accounting. Accounting can be defined as the process of identifying, measuring, recording, and communicating the required information relating to the economic events of an organization to the interested users of such information. अब अगर हम अपने केस पे जाए जो हमने डिस्कस किया था और उसको रिलेट करें, तो सबसे पहला क्या काम करना है आपको? प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग। ठीक है, आइडेंटिफाई करनी है ट्रांजैक्शंस। जैसे ये आपकी सब ट्रांजैक्शंस थी कि पहले पार्टनर्स कैपिटल लेके आए थे, देन आपने बैंक से लोन लिया, देन आपने एबीसी पब्लिशर से क्रेडिट पे बुक्स ली, कुछ उसको पेमेंट भी किया था। तो ये सब चीज़ें क्या है, इनको आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रही हैं जिनको आप रिकॉर्ड करेंगे। मेजरिंग, मेजरिंग में आपका ये अमाउंट आ गया कि एग्जैक्ट आपके पास अमाउंट्स हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग, तो जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही है आप इनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इनकी अकाउंटिंग एंट्री करेंगे। अकाउंटिंग एंट्री के बारे में हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे पढ़ना, रिकॉर्डिंग ऑफ ए ट्रांजैक्शन। ठीक है, कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। अब रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन क्या था कि भाई प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, हमारे पैसे कहाँ से आए थे, कहाँ गए, जो हमने यहाँ पे पढ़ा। तो ये रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है ऑफ एवरी बिजनेस कि भाई कितना प्रॉफिट एंड लॉस था, क्या हमारा एसेट की फाइनेंशियल पोजीशन थी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन किसको चाहिए? बेसिकली जिनका पैसा लगा हुआ है। तो ओनर कौन थे इसमें? मिस्टर राहुल एंड मिस्टर अतुल, मैं। तो आप और हम, जो हम दोनों पार्टनर्स थे, तो हम दोनों को चाहिए। ठीक है, वी बोथ आर द इंटरेस्टेड यूजर्स। अच्छा, कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू इकोनॉमिक इवेंट्स। तो ये इकोनॉमिक इवेंट्स क्या हुए? जितने भी ट्रांजैक्शन जहाँ भी पैसा इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसकी? ये सब बुक हाउस की, ये सब आपकी ट्रांजैक्शंस थी। कम्युनिकेट क्या कर रहे हैं आप? रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, बैलेंस शीट एंड पीएनएल अकाउंट। इंटरेस्टेड यूजर्स कौन हो गए? अतुल एंड राहुल। एंड इनफैक्ट आपको जब अपना बिजनेस ग्रो करना है तो आगे आप बैंक के पास जाएंगे और लोन मांगने के लिए, तो पहली बार तो बैंक ने आपको लोन दे दिया आपकी गुडविल के ऊपर, बट अब आप बहुत बड़ा अमाउंट मांगने जाएंगे तो बैंक चाहेगा कि आप अपनी पास्ट परफॉर्मेंस दिखाए बैंक को कि भाई आपने क्या बिजनेस के अंदर झंडे गाड़ के दिखाए। ठीक है, तो वो चीज़ भी आप कैसे बताएंगे बैंक को, कैसे प्रूव करेंगे? अपनी बैंकिंग दिखाएंगे, बैंक स्टेटमेंट दिखाएंगे जिसमें ट्रांजेक्शन्स हो रखी है। देन ये जो आपका बैलेंस शीट पीएनएल है, इसको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से वेरीफाई करवाएंगे, ऑडिट करवाएंगे, ताकि बैंक निश्चिंत रहे कि हाँ भाई जो ये डाटा दे रहे हैं ये फैब्रिकेटेड नहीं है। ओके, तो बैंक भी इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, और भी यूज़र्स हैं, बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी फॉर द टाइमिंग आई होप आपको ये डेफिनेशन अच्छे से, इसको अब आप रिलेट कर सकते हैं जो हमने अपने पहले लेक्चर के अंदर पढ़ा था उससे। अब आते हैं इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट क्या है? आपकी जो ट्रांजैक्शंस, जैसे कि एबीसी पब्लिशर से हमने 2 लाख रुपीज़ के गुड्स परचेज़ किए, तो इट मीन्स ट्रांजैक्शन विच आर मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स। सिंपल है, आप किसी को सैलरी पे कर रहे हैं तो भाई कितनी सैलरी, 10,000, 15,000, 20,000, आप उसको मेज़र कर सकते हैं। मैं कैपिटल लाया कैश में, कितना लाया? 50,000। आप लेके आए लैपटॉप, तो हमने सिंपल अपने बैलेंस शीट में ये तो नहीं लिखा ना लैपटॉप लेके आए, हमने एक लैपटॉप का अमाउंट एस्टिमेट किया कि भाई ये अप्रॉक्स लैपटॉप प्रिंटर टोटल 50,000 की वैल्यू का होगा, मैकबुक है। ठीक है, इतना तो होगा ही। तो ये सब चीज़ें आगे पढ़ते हैं। इफ़ एन इवेंट इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शन बिटवीन एन आउटसाइडर एंड एन ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइडर जैसे बैंक, ऑर्गेनाइजेशन जैसे बुक हाउस, देन इट इज़ नोन एज एक्सटर्नल इवेंट। तो जब हम बैंक के पास गए लोन लेने तो वो एक एक्सटर्नल इवेंट था। हम एबीसी पब्लिशर के पास गए बुक्स परचेज करने, एक एक्सटर्नल इवेंट था। हमने अमेजन के ऊपर सेल किया, ये क्या था? एक एक्सटर्नल इवेंट था। तो फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ गुड्स टू कस्टमर, परचेज ऑफ मटेरियल, पेमेंट ऑफ रेंट एक्सेट्रा। क्लियर है ये बात? सेकेंड, an event which occurs internally within the organization.
जो हम पार्टनर्स कैपिटल लेके आए, ये तो बुक हाउस का इंटरनल मैटर था कि आप लैपटॉप लेके आ रहे हैं, मैं कैश लेके आ रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, तो ये हमारा इंटरनल इवेंट है। या हमने अपने किसी एम्प्लॉय को सैलरी वगैरह पे की एग्जाम्पल के तौर पे, तो फॉर एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ वेजेस, ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टोर टू मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक इवेंट, अब ये क्या कर रहे हैं हम, जिस डेफिनेशन के अंदर ये जो टर्म्स थे आपके कि आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग, इकोनॉमिक इवेंट, ऑर्गेनाइजेशन, और एक पॉइंट और था इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ सच इन्फॉर्मेशन, तो इन टर्म्स को अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट इकोनॉमिक इवेंट्स मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, अब हम देखेंगे कि इसके बारे में क्या हमारा बुक बोलता है, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन में क्या कहा गया है, दिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग इवेंट्स विच आर टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी या अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर अतुल एज अ पार्टनर इन बुक हाउस, ठीक है। ये सब एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, बट नन ऑफ दीज आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। जैसे मिस्टर राहुल लैपटॉप लेके आए, तो लैपटॉप को थोड़ी आप लिखेंगे कि भाई मैकबुक का ये पर्टिकुलर ईयर का मॉडल हम लेके आए, ये चीज़ें आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट में आप रिकॉर्ड करते हैं उनकी वैल्यू, उनको मेजरेबल टर्म्स में देखेंगे, जो नीचे अभी हम पढ़ेंगे। तो आगे अगली लाइन है, हाउ एवर व्हेन कंपनी पे सैलरी और कंपनी मेक्स अ सेल और परचेज, सच इवेंट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। तो आइडेंटिफिकेशन से आप समझ गए, आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करनी है। जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसका बुक्स ऑफ अकाउंट में, अकाउंटिंग के अंदर कोई लेना देना, कोई काम नहीं है। अब आते हैं मेजरमेंट। तो मेजरमेंट मैंने आपको बताया, आपको अमाउंट डिसाइड करना है, भाई कितने अमाउंट की ट्रांजैक्शन हुई। एन इवेंट हैज़ टू बी क्वांटिफाइड इन मॉनिटरी टर्म्स टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। If an event cannot be measured in monetary term, then it will not be considered for recording in financial accounts. For example, signing of contract. तो अब हमने ABC पब्लिशर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि भाई साहब 1 साल के लिए आपकी जितनी भी किताबें हैं आप हमको 50% डिस्काउंट पे देंगे ऑन MRP। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हमने साइन कर दिया, बट इसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है, इसको इसलिए हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे कहीं भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ओके, अब आते हैं हम रिकॉर्डिंग। तो एक बार आपका इकोनॉमिक इवेंट आइडेंटिफाई हो गया, ठीक है, और उसको आपने मेज़र भी कर लिया कि भाई इकोनॉमिक इवेंट क्या है, मिस्टर राहुल कैपिटल ला रहे हैं फर्म के अंदर इन द फॉर्म ऑफ लैपटॉप, और उस लैपटॉप की वैल्यू हमने क्या मेज़र की है, 50,000 रुपीज़। तो वंस द इकोनॉमिक इवेंट आर आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड इन फाइनेंशियल टर्म, दीज आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट इन मॉनिटरी टर्म्स एंड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, भाई इवेंट जैसे जैसे घट रहा है आप उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में वैसे वैसे एंट्री करते जाएंगे। जैसे जब हमने यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया था, तो ये हमारा सीक्वेंस है इवेंट्स का, जो यहाँ पे नंबरिंग दी है। सबसे पहले आपका बिजनेस था, आपका आइडिया था, तो आपने मेरे को साथ में एज ए पार्टनर इन्वॉल्व किया, मैं कुछ लेके आया, फिर हम दोनों गए बैंक के पास, बैंक से पैसा लेके आए, फिर हम लोग गए गुड्स परचेज करने ABC पब्लिशर के पास, फिर हमने उन गुड्स को सेल किया। तो ये सब क्या एक सीक्वेंस में एक घटनाएं हो रही है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना सीधा ही हमने बुक्स सेल कर दी, ना हमारे पास लैपटॉप, ना हमारे पास पैसा, ना हमारे पास किताबें, और हमने माल बेच दिया अमेजन पे, ऐसा थोड़ी होता है, समझ गए। तो ये सारा जो सीक्वेंस है इसको आप बोलोगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। गॉट इट। अब आते हैं हम कम्युनिकेशन के ऊपर। कम्युनिकेशन क्या, भाई आपका नेट रिजल्ट क्या आया, बिजनेस में कमाया खोया क्या किया, पैसे जो इतने लेके आए थे गए किधर। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आपका यही P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, और भी रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है। आर रेगुलरली कम्युनिकेटेड टू इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स हु हैव एन इंटरेस्ट इन असेसिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज, ठीक है। अब इंटरनल यूज़र तो आप समझ ही गए कि आप और मैं हो गए, मिस्टर राहुल एंड मिस्टर अतुल। एक्सटर्नल यूज़र अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में, ये बहुत सारे एक्सटर्नल यूज़र्स हैं, बट अभी बस एक एग्जांपल के तौर पे देता हूँ कि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो अब हमें गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ेगा, राइट। तो गवर्नमेंट को शक होता है कि इनके बुक्स, इनका बिजनेस जो है रिटेल का बिजनेस है, मार्जिन अच्छा है, लेकिन ये कुछ छुपा रहे हैं, जितना इन्होंने प्रॉफिट कमाया उतना बता नहीं रहे। तो फिर वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे ले आओ जी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट, हम उसकी स्क्रूटनी असेसमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो एक्सटर्नल यूज़र है, ऐसी बैंक
बैंक से हम और लोन मांगने जाएंगे वो भी हमें यही कहेंगे, ले आओ जी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट। आप अगर एक आपके घर का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कभी आप लोगों ने अगर कार परचेज़ किया हो और ईएमआई पे किया हो, तो अगर आप अपने पापा से पूछें या आप भी अगर डीलर के यहाँ गए थे तो आप देखेंगे कि जब आप उस कार को फाइनेंस करा रहे थे तो डीलर ने आपके पेरेंट्स को बोला होगा कि आप अपने लास्ट 2 ईयर की आईटीआर की कॉपी हमें दे दीजिए कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न कितने की फाइल कर रखी है। और अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो अपने लास्ट 2 या 3 पे स्लिप या फॉर्म 16 वगैरह जो कंपनी से मिलता है एम्प्लॉय को, वो सब दीजिए एज अ प्रूफ कि आपकी इनकम इतनी है। ठीक है, तो ये सब इसलिए ये रिपोर्ट ज़रूरी होती है। An important element in the communication process is the accountant's ability and efficiency in presenting the relevant information. अब ये पॉइंट क्या है, देखिए एक सिंपल तरीके से हिसाब किताब तो मैंने भी आपको यहाँ पे बना के बता दिया था, एक इनफॉर्मल तरीके से कि भाई आपने क्या कमाया क्या खोया और ये अपनी बैलेंस शीट बन गई। ठीक है, बट ये एक इनफॉर्मल वे के अंदर मैंने आपको बताया है। एक सच्चा अकाउंटेंट वही होता है जो इन सब चीज़ों को एक प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करेगा, ये प्रॉपर एक रिपोर्ट के फॉर्मेट में जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस है उसके तहत। जैसे आप ये सब चीज़ें सीखते हैं जब आप सीए का कोर्स कर रहे हैं या कॉस्ट अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी या ग्रेजुएशन लेवल पे भी, वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाती है। इसको बेसिकली हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। टेक्निकल टर्म है इसका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो अगर आप सीए का कोर्स करते हैं तो उसके बाद जो आप जॉब्स वगैरह देखते हैं उसमें एक ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जॉब प्रोफाइल होता है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इसके अंदर आप कंपनी का यही बुक्स ऑफ अकाउंट इसको प्रेजेंट करते हैं कि बैलेंस शीट, पीएनएल वगैरह उन सबको कैसे हम इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करेंगे। तो वहाँ पे आपकी एबिलिटी और एफिशिएंसी, इसके लिए आपको एजुकेशन लेना होता है सीए का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ रेफर टू बिजनेस एंटिटी विच कैन बी फॉर प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट मोटिव। तो प्रॉफिट मोटिव, जैसे हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस एंटिटी का नाम क्या था यहाँ पे, बुक हाउस। तो हम लोग तो भाई प्रॉफिट के लिए ही काम कर रहे हैं। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं जैसे आपका चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, तो या आपके जो स्कूल कॉलेजेस हो गए जो गवर्नमेंट के हैं, तो उनका क्या नॉन प्रॉफिट मोटिव है। तो अकाउंटिंग की ज़रूरत उन लोगों को भी होती है। सेकेंड, डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ एक्टिविटी एंड लेवल ऑफ बिजनेस इट कैन बी, अब ये चीज़ आप बिजनेस स्टडीज़ के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो आप ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं ये कितने टाइप की हो सकती है। ये एक होती है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या हो गया कि मिस्टर राहुल आप अकेले ही अपने बिजनेस के ओनर हैं, मैं उसमें पार्टनर नहीं हूँ। जब आप सिंगल ओनर हैं तो उसको हम बोलेंगे सोल, सिंगल मतलब सोल। ठीक है, प्रोप्राइटरशिप मतलब ओनर। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब जिसके आप सिंगल ओनर हैं, सिंगल ओनर ऑफ बिजनेस। लेकिन अगर बिजनेस में 2 या 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो रखे हैं जो पार्टनर्स हैं तो आप इसको कहेंगे पार्टनरशिप फर्म। और अगर और ज़्यादा मेंबर हैं, 20 से ज़्यादा लोग हैं, तो आपको कंपनी बनानी पड़ेगी। कंपनी आप सिर्फ 2 लोग हो तब भी बना सकते हो, 1 लोग है तो 1 पर्सन कंपनी होती है तब भी बन सकती है। बट एक मैं आपको नॉर्मल केस में बता रहा हूँ कि पार्टनरशिप फर्म की भी लिमिट होती है, कंपनी की भी लिमिट होती है। अगर 200 से ज़्यादा मेंबर्स हो जाए तो कंपनी को भी पब्लिक कंपनी बनाना पड़ता है, उसमें प्राइवेट कंपनी अलग है। ठीक है, ये सब चीज़ें बाद के लिए, अभी बेसिक आप समझिए। एलएलपी होता है आपका लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं जो आपका सीजीएचएस, अगर आप लाइक द्वारका दिल्ली के अंदर जितनी सोसाइटीज़ हैं वो सब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, सीजीएचएस। ठीक है, ट्रस्ट होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, लाइक बार काउंसिल, ये क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। जहाँ पे बार काउंसिल होता है जहाँ पे जो एडवोकेट्स हैं उन लोगों का एक एरिया होता है जहाँ पे वो मेंबर्स बनते हैं। ठीक है, अगर कुछ भी एडवोकेट्स को प्रॉब्लम होता है तो वो अपने बार काउंसिल को कम्युनिकेट करते हैं, बार काउंसिल फिर उनके बिहाफ पे आवाज़ उठाते हैं वगैरह। और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, भाई कोई फॉरेन की कंपनी है तो उसकी भी तो आप अकाउंटिंग करेंगे, वो भी इसके अंदर हमने इंक्लूड कर लिया। तो ऑर्गेनाइजेशन कितनी टाइप की होती है, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस की अकाउंटिंग हमें करनी पड़ती है।
अब आते हैं हम आगे, इंटरेस्टेड यूज़र ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इंटरेस्टेड यूज़र्स आपके दो हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल कौन हो गए? जो कंपनी के मैनेजमेंट है, कंपनी के एम्प्लॉई हैं, कंपनी के ओनर हैं। इंटरनल यूज़र्स इंक्लूड मैनेजमेंट। अब ओनर मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज जो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म होता है, इसके अंदर जो ओनर या पार्टनर्स है, यही लोग कंपनी को मैनेज कर रहे होते हैं। तो बेसिकली इन्हीं को हम इंटरनल यूज़र बोलेंगे। बट कॉर्पोरेट के केस में क्या होता है? कंपनी के केस में कंपनी के जो ओनर होते हैं वो होते हैं शेयर होल्डर्स, और जो कंपनी की मैनेजमेंट होती है वो होते हैं डायरेक्टर्स। तो हाँ, ये हो सकता है कि वो जो शेयर होल्डर्स हैं उसमें ही कुछ शेयर होल्डर कंपनी के डायरेक्टर भी हैं, ठीक है, बट कंपनी के अंदर ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट होते हैं। तो इसलिए कंपनी की ओनर जो कॉर्पोरेट होते हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड हैं, उनके ओनर्स को हम बोलते हैं शेयर होल्डर। उसको हम एक्सटर्नल यूज़र रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इनको कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ना इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इंटरनल यूज़र्स के पास तो पूरा टोटल अकाउंट होता है, A to Z, कुछ भी कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे देख सकते हैं। बट जो आपके एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं, ये एनी टाइम ऐसा नहीं है कि कंपनी में घुस गए और बोला जी मेरे को अकाउंट्स दिखाइए। इनको एक लिमिटेड, जो आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है लाइक 31 मार्च को, तो उनको 31 मार्च तक के पूरे पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के जो फाइनेंशियल्स है वो हम देते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। लेट्स से अपना फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020, ठीक है, इसको हम एक फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो अगर जो इंटरनल यूज़र्स हैं उनके पास तो एनी टाइम कंपनी का डाटा रहता है, ठीक है, लेकिन जो एक्सटर्नल यूज़र्स हैं वो किस पे रिलाई करेंगे? इस पूरे पीरियड का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जिसको हम कहेंगे बैलेंस शीट, P&L, वो इसके ऊपर रिलाई करेंगे, इस इंफॉर्मेशन के ऊपर। इस इंफॉर्मेशन के ऊपर जो इन्वेस्टर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि कंपनी में पैसा लगाना है कि कंपनी के शेयर्स बेचने हैं। बैंक डिसाइड करेगा कि कंपनी को हम और लोन दें कि जो ऑलरेडी लोन दे रखा है उसको भी कैसे भी करके वापस निकालने की कोशिश करें, ठीक है। जो आपका गवर्नमेंट है, टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, वो भी इसी फाइनेंशियल्स को देख के डिसाइड करेंगे कि कंपनी ने उस साल अपना जो प्रॉफिट है वो कम बताया है, ज़्यादा बताया, क्या किया है, ठीक, कि टैक्सेस कम तो नहीं पे किए। तो इंटरनल यूज़र्स, अच्छा अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। इंटरनल यूज़र हो गए आपके मैनेजमेंट, जैसे CEO, CFO, बिजनेस यूनिट मैनेजर, प्लांट मैनेजर, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के केस में आपके ओनर या पार्टनर, ठीक है। एक्सटर्नल यूज़र्स हो गए कंपनी के केस में शेयर होल्डर, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, ठीक है, क्रेडिटर्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर क्या होते हैं लेटर ऑन हम पढ़ेंगे, एंड क्लास 12th के अंदर तो इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। टैक्स अथॉरिटी, गवर्नमेंट, रेगुलेटरी एजेंसी। रेगुलेटरी एजेंसी हो गए, जैसे आपका कुछ एक एग्जांपल मैं देता हूँ, सेबी। सेबी होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जितनी कंपनियां स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होती हैं उन सभी कंपनीज को सेबी के अंडर अपना सेबी के जो रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उनको मानना पड़ता है, ठीक है। जितने भी आपके बैंक्स हैं उनको RBI की बात माननी पड़ती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑल राइट, मीडिया एक्सेट्रा। और किस एक्सटर्नल यूज़र को किस इंफॉर्मेशन से ज़्यादा वो है, मतलब कंसर्न है, वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। द एक्सटर्नल यूज़र्स आर इंटरेस्टेड इन द फॉलोइंग। तो इन्वेस्टर्स को क्या चीज़ से ज़्यादा कंसर्न है? भाई हमने बिजनेस में पैसा लगाया, तो क्यों लगाया? कि ताकि हम उस बिज़नेस में रिटर्न अर्न कर सके, बट रिस्क भी तो है, अगर कंपनी घाटे में चली गई तो लॉस हो जाएगा। तो इन्वेस्टर ये देखना चाहते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख के कंपनी की, कि इस कंपनी में अगर हम पैसा लगाएंगे तो हमारा रिस्क कितना है और हमें कितना रिटर्न मिलने की संभावना है, ठीक है। तो रिस्क एंड रिटर्न, ये दो आपके कीवर्ड है, रिस्क एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉय, ये सब। अब भाई ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉय, इन लोगों को क्या करना है, क्या लेना देना है कंपनी के फाइनेंशियल्स देख के? देखिए, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, पार्टनरशिप है, तो वहाँ तो भूल जाइए। प्राइवेट कंपनी पार्टनरशिप का मतलब ही यही हुआ, क्लोज ग्रुप है, कोई अपना प्रॉफिट या अपने बैलेंस शीट वगैरह फालतू में किसी को, अपने एम्प्लॉयज़ को तो स्पेशली नहीं बताता, ठीक है। बट जब हम बात करते हैं कॉरपोरेट्स की, स्पेशली लिस्टेड कंपनी, ठीक है,
अब सपोज़ कीजिए, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इतना तो नॉलेज आपको भी होगा कि करंट सिचुएशन के अंदर अगर हम देखें तो सबसे ख़राब हालत कौन सी इंडस्ट्री की है? जो ये आपका स्पाइस जेट ट्रेवल है, जो एयरप्लेन्स हैं, ठीक है, एयर इंडिया, आपको पता ही है कि ये फ़्लाइटें वगैरह उड़ नहीं रही और पहले भी ये लोग घाटे में थे काफ़ी, ठीक है। और जैसे अभी 2-3 कंपनियां पीछे डूबी भी थी, स्पाइस जेट भी आई थिंक, एंड एक अपने विजय माल्या जी की किंगफिशर एयरलाइंस जो बैंक का 9,000 करोड़ खा के बाहर चले गए, ठीक। तो ये सब टाइप की जो कंपनीज़ हैं, अब आपको पता है इस तरह की अब कंपनी, ये पूरा सेक्टर इतना डूब रहा है, आपको जॉब चाहिए तो एयरलाइन इंडस्ट्री वुड बी योर लास्ट प्रेफरेंस, ठीक है। अब आपको कैसे पता लगा? बिकॉज उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, एनुअल रिजल्ट आते हैं, वो देख के पता लग जाता है भाई ये कंपनी डूब रही है। इस वक्त सबसे हिट कंपनी कौन सी है? आपका रिलायंस जियो, ठीक है, अमेजन। तो ये ई कॉमर्स कंपनी है, फ्लिपकार्ट, आगे बढ़ती कंपनीज़ हैं। तो इन कंपनीज़ का आप देखेंगे कि अमेजन वर्ल्ड में नंबर 1 है, जो अमेजन के ओनर हैं सबसे रिच हैं, ठीक है। तो इन टाइप की कंपनीज़ में आप चाहोगे कि आप इनसे एसोसिएट हो, यहाँ पे आपको काम मिले, क्योंकि यहाँ पे आपको श्योरिटी के, आप इधर काम करेंगे तो आपको सैलरी अच्छी मिलेगी, ग्रोथ अच्छी मिलेगी, बोनस अच्छा मिलेगा। तो इसलिए एम्प्लॉयज़ को कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, लेंडर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उनको भाई कंसर्न है, अब बैंक ने हमें 1 लाख रुपए लोन दिया, तो अब बैंक को क्या कंसर्न है भाई, ये मेरा पैसा रीपे कब करेंगे, ठीक है। तो उनको उनका पैसा वापस कब मिलेगा, प्लस जो इंटरेस्ट उन्होंने मेरे से मंथली चार्ज किया 2,000 रुपीज़, वो मैं दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा मंथली। तो उनको इन सब चीज़ों से कंसर्न है कि मेरी जो EMI है वो टाइमली जाएगी कि नहीं जाएगी। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर कंसर्न विद रीपेमेंट कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, सो दे वांट टू नो अबाउट द क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ द कंपनी एंड इट्स एबिलिटी टू रीपे लोन एंड पे इंटरेस्ट ऑन टाइम, या ऑन टाइम और लिख लेते हैं। उसके बाद आते हैं हम सप्लायर एंड क्रेडिटर। अब ABC पब्लिशिंग हाउस है, उसने हमें पैसा उधार पे दिया, क्यों? क्योंकि उसको हमसे अभी डर नहीं है, हमारी गुडविल है कुछ बिजनेस में। बट अगर हम एयरलाइन इंडस्ट्री की बात करें, अब अगर किसी कंपनी को एयरलाइन इंडस्ट्री को कोई चीज़ की सप्लाई करनी है तो उनको डर रहेगा, पहले ही ये कंपनी घाटे में जा रही है, हमारी पेमेंट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो ऐसे घाटे में जाते हुए कंपनी को कोई भी अपना माल उधार पे नहीं बेचता, ठीक है। तो इसलिए क्रेडिटर्स को भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। दे आर कंसर्न विद द इंफॉर्मेशन ऑन वेदर देयर ड्यूज विल बी रीपेड ऑन टाइम और नॉट, एंड अबाउट कॉन्टिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस। भाई कल को अगर कोई कंपनी अपना बिजनेस ही शट डाउन करके बंद कर दे तो भाई पैसे डूब गए क्रेडिटर्स के, ठीक है। कस्टमर को क्या चिंता है भाई, कंपनी डूबे जिए मरे, उसने तो अपना प्रोडक्ट ले लिया, अब क्या करना? नहीं, कस्टमर को बहुत चिंता है। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट से हम कार्स की बात करते हैं, ठीक है। सबसे नंबर 1 ब्रांड इंडिया के अंदर जो सबसे ट्रस्टेड है कार्स में, वो है मारुति। वाई? बिकॉज एवरीवन नो कि मारुति के जो सर्विस स्टेशन है, ठीक है, वो ऑल ओवर इंडिया जगह जगह पे मौजूद है। मारुति के जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो सब जगह अवेलेबल है। अब सपोज़ कोई एक नई कंपनी आती है, किया मोटर्स, ठीक है। तो इनिशियली अब किया मोटर्स, आप सबको पता होगा कि ये एक सिस्टर कंसर्न है ह्युंडई की, और किया मोटर्स अपना जो बिज़नेस कर रही है वो ह्युंडई के जो सर्विस स्टेशंस हैं उसके दम के ऊपर कर रही है, क्योंकि अगर इसकी सर्विसिंग होने जाएगी किया की, तो कहाँ जाएगी? जहाँ ह्युंडई के सर्विस स्टेशन है, ठीक है। तो अब एक और कंपनी थी आपकी GM मोटर्स, उनकी कार आती थी क्रूज़, बीट, ठीक है। तो ये अगर अब ये कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया अपना बिजनेस ऑपरेशन इंडिया में, तो इसका मतलब अब ये जो कार्स हैं ये इन्होंने बेचनी बंद कर दी। तो अब ये कार अगर सेकेंड हैंड मार्केट में भी जाएगी तो इनकी वैल्यू कम हो जाएगी, बिकॉज एवरीवन नो कि अब इसका स्पेयर पार्ट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज अब कंपनी है ही नहीं इंडिया के अंदर, तो कैसे होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है, तो इसलिए कस्टमर आर कंसर्न्ड with the continued existence of business as it will result in greater probability of continued supply of product, parts and after sale service। तो अब अगर आप किया मोटर्स पे जाओगे, आप बोलोगे कि सर आपकी नई कंपनी है और कल को आप लोग बंद करके चले गए तो फिर क्या होगा, हमारी गाड़ी की सर्विस कैसे होगी, हमारे गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स कहाँ से मिलेंगे? तो जो किया मोटर के सेल्समैन होंगे बोलेंगे सर आप चिंता मत कीजिए, जो ह्युंडई है हम उन्हीं की सिस्टर कंसर्न है,
तो Hyundai मोटर्स विल टेक केयर, Hyundai मोटर्स का अच्छा अब प्रेजेंस है इंडिया में, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट आफ्टर सेल सर्विस एंड स्पेयर पार्ट, आप बेशक इस गाड़ी को ले सकते हैं। समझ गए मेरी बात। अब आते हैं गवर्नमेंट एंड अदर रेगुलेटर्स। तो गवर्नमेंट को तो देखिए एक ही चीज़ से मतलब है, अपना पैसा, टैक्स। गवर्नमेंट को चाहिए टैक्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट इज़ कंसर्न विद द टैक्स। और रेगुलेटर्स जो ये RBI, सेबी, इनका क्या काम है? इनका काम ये है कि जो इन्होंने लॉ बना रखा है, जो कानून बना रखा है, कंपनी उस कानून का पालन कर रही है कि नहीं, उसको हम बोलेंगे कंप्लायंस ऑफ लॉ, ठीक है। तो रेगुलेटर्स आर कंसर्न विद द कंप्लायंस ऑफ वेरियस लॉज, जो भी जिस पर्टिकुलर लॉ के लिए उस रेगुलेटर को बिठाया गया है। देन आते हैं आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स। देखिए जो बड़ी कंपनीज़ हैं, इनका जो बिज़नेस होता है ना, ये एक पर्टिकुलर पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट, पूरे के पूरे ज़िले को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे रिलायंस का आप देखेंगे गुजरात में जामनगर, ठीक है, जिंदल स्टील्स का हिसार, टाटा मोटर्स का है आपका जमशेदपुर के अंदर, ठीक है। तो ये लोग पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर, पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। तो जो आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स हैं, वो चाहते हैं कि भाई जिस पर्टिकुलर जगह पे बिज़नेस इतना फल फूल रहा है, तो उस जगह के लोगों को भी अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिले, उनको एजुकेशन मिले, उनके बच्चों को वहाँ पे हॉस्पिटल्स हों, स्कूल्स हों, ठीक है। तो ये सब काम बड़े बड़े जो आपके बिजनेस हाउसेज हैं उनको करना पड़ता है। तो इनकी जो एनुअल रिपोर्ट निकलती है, उस एनुअल रिपोर्ट के अंदर एक टर्म होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें ये सारे बिजनेसेस बताते हैं कि भाई हमने, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CSR। तो ये बिजनेसेस बताते हैं हमने CSR में कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया और क्या क्या चीज़ों को हमने डेवलप किया, ठीक है। देन है कॉम्पिटिटर। भाई कॉम्पिटिटर को वैसे तो कोई भी अपना डाटा नहीं बताना चाहेगा, बट ये जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं, इनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, ये पब्लिक डोमेन में ओपन होते हैं। आप किसी भी लिस्टेड कंपनी जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, उसकी वेबसाइट पे जाके उनके एनुअल रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट, इन सबको डाउनलोड कर सकते हैं। तो कॉम्पिटिटर्स क्यों डाउनलोड करते हैं डाटा? वो एक बेंचमार्किंग के लिए। बेंचमार्क का क्या मतलब होता है? लेट से आपके क्लास के अंदर आप, लेट से आपके स्कूल में इस साल जिस बच्चे के 12th में नंबर आए सबसे ज़्यादा, वो थे 98%। तो अब 98% एक क्या, उसने बेंचमार्क सेट कर दिया, एक लेवल सेट कर दिया कि यहाँ तक जब एक बंदा लेके आ सकते तो आप क्यों नहीं लेके आ सकते, ठीक है। तो ये एक सक्सेस का पैरामीटर बन गया अब। ओके, मेरे टाइम पे ये होता था 90% के करीब, अब ये बढ़ते बढ़ते 98, 99 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आप लोगों के लिए कंपटीशन बहुत टफ है। तो दे वांट इंफॉर्मेशन ऑन रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ देयर कॉम्पिटिटर एंड फॉर कंपैरेटिव बेंचमार्किंग पर्पस। तो जो कॉम्पिटिटर है, अब उनको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि भाई इस कंपनी में कितना पैसा लगा हुआ है, कितना पैसा इन्होंने लोन पे ले रखा है, क्या इनका रिवेन्यू है, उस पर क्या इनके प्रॉफिट मार्जिन्स हैं, किस पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें कॉम्पिटिटर स्टडी करेंगे, फिर वो अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप करेंगे, वो देखेंगे कि कहाँ ये कंपनी वीक पड़ रही है, कहाँ ये कंपनी की स्ट्रेंथ्स हैं। ऑलराइट, तो कंपैरिजन और बेंचमार्किंग पर्पस, ये दो आपके कीवर्ड्स हैं। तो ये सब जो हम इतनी चीज़ें पढ़ रहे हैं डिटेल में, मैं एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डेट्स बिकॉज अभी मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि भाई आप क्लास 10th से 11th में आए हैं, कॉमर्स का अभी आपको ABCD भी नॉलेज नहीं है, स्टार्टिंग की क्लासेस हैं। अगर यहाँ पे मैंने आपको जल्दी जल्दी पढ़ा दिया, चीज़ों को ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया, तो आगे की क्लासेस में मेरे को बहुत डिफ़िकल्ट होगा आपको चीज़ें समझाने में, ठीक है। और अब ज़्यादा वैसे बचा नहीं है, थोड़ा बहुत ही बचे है। तो बेसिकली अकाउंटिंग क्या होता है, उसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, वो सब चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ ली। तो एक समरी रिकैप करते हैं। अकाउंटिंग में बेसिकली अपने को क्या करना है, ट्रांजैक्शंस को, इकोनॉमिक इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, मेज़र करना है, रिकॉर्ड करना है, कम्युनिकेट करना है, ठीक है। इकोनॉमिक इवेंट्स किसके? ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और इन इकोनॉमिक इवेंट्स को क्या कर रहे हैं, जो भी हम आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड कर रहे हैं, और कम्युनिकेट किसको कर रहे हैं? टू द इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इसको बाद में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने तो बता दिया। इकोनॉमिक इवेंट क्या है? ट्रांजैक्शंस हैं, इसमें एक्सटर्नल इवेंट होते हैं, इंटरनल इवेंट होते हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेशन, ये आपको मैंने समझा दिया। आइडेंटिफाई करना है आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को इग्नोर कर देना है। मेजरमेंट इन द टर्म्स ऑफ मनी, ठीक।
रिकॉर्ड करना है उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे टू एक्सटर्नल यूजर्स एंड इंटरनल यूजर्स। कम्युनिकेट क्या करेंगे? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अकाउंटिंग रिपोर्ट, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। क्या होती है अकाउंटिंग रिपोर्ट, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये सब। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? बिजनेस एंटिटी, ये प्रॉफिट के लिए हो सकती है, नॉन प्रॉफिट के लिए हो सकती है। कितनी टाइप की होती है भाई? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, एलएलपी, ट्रस्ट, एसोसिएशन ऑफ पर्सन वगैरह वगैरह। इंटरेस्टेड यूजर्स कौन होते हैं? इंटरनल यूज़र, एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र हो गए आपके कंपनी के मैनेजमेंट, एम्प्लॉई, ठीक है। एम्प्लॉय कौन? मतलब जो कंपनी चला रहे हैं, नॉट लो लेवल के ट्रेड यूनियन वाले, जो वर्कर्स नहीं, वर्कर्स की बात नहीं कर रहा, टॉप मैनेजमेंट की, सीईओ, सीएफओ, बिजनेस यूनिट मैनेजर्स, ये ओनर, पार्टनर, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप में। एंड एक्सटर्नल यूज़र हो गए शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, बैंक, डिबेंचर होल्डर, टैक्स अथॉरिटी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम सेकेंड टॉपिक से, जो है पर्पस विच अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सर्व। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है अपने पास? बैलेंस शीट, पीएनएल, ठीक है, और पर्पस मतलब बेनिफिट। तो ये जो आप बैलेंस शीट, पीएनएल वगैरह बना रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या है, ठीक है। तो पहला ये 6 बेनिफिट्स अपने पढ़ेंगे। पहला बेनिफिट है इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। इकोनॉमिक डिसीजंस मतलब, इकोनॉमी मतलब पैसा, ठीक है, तो मनी से रिलेटेड डिसीजंस आप ले सके। अब एक एग्जांपल देखिए, जैसे ये जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट वगैरह बनाया, इसमें हमने देखा हमारा रेवेन्यू था 3 lakhs का, हमारा प्रॉफिट आया 47,000। तो डैट मीन्स 47,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, तो ये होता है लगभग 15.66% का प्रॉफिट, ठीक है। तो विद इन 1 month हमने 15.66% का रिटर्न जनरेट कर लिया। तो डैट मीन्स अगर हमें मार्केट से, हमें बिजनेस ग्रो करना है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है, हमें मार्केट से और पैसा लेना है, और इंटरेस्ट है मात्र 1%, और हम उस पैसे से कमा रहे हैं महीने का मोर देन 15%, तो हमें वो पैसा ज़रूर ब्याज पे लेके अपना बिजनेस करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के जो डिसीजंस होते हैं वो हम ले पाएँ अपने फाइनेंशियल्स को देख के। तो ये एक पहला पर्पस है। सेकंड, इंफॉर्मेशन टू यूज़र्स वो रिलाई ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यूज़र्स हमने पढ़ा था 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल यूज़र्स तो हो गए जो कंपनी की मैनेजमेंट है, ठीक है, तो उनके पास तो एट एनी पॉइंट, गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जो कंपनी के अकाउंट से वो अवेलेबल रहेंगे। बट अब हम यहाँ पे रेफ़र कर रहे हैं एक्सटर्नल यूज़र्स को। एक्सटर्नल यूज़र्स को आप कभी भी वो नहीं बोल सकते कि हमें आप अपने कंपनी के अकाउंट्स रिकॉर्ड्स दिखाइए एज ऑन डेट। उनको रिकॉर्ड्स कब तक के मिलते हैं? एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के, जो भी लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर उनका एंड हुआ होता है। जैसे मैंने आपको पीछे के एग्जांपल देके समझाया था कि 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020, तो लेट से इसके फाइनेंशियल ईयर, इसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो हमें मिलते हैं इन मई 2020, ओके। तो जितने भी एक्सटर्नल यूज़र्स हैं वो अब सारे इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करेंगे कि जब ये स्टेटमेंट आएगा तब वो देखेंगे पूरे साल में कंपनी ने क्या कमाया और उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो बैलेंस शीट पीएनएल वही पर्पस सॉल्व करता है उनका। डेट, बैलेंस शीट, पीएनएल, ये सब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सर्व एज अ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। थर्ड पॉइंट है अपना इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर प्रिडिक्टिंग फ्यूचर कैश फ्लो ऑफ बिजनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छे से समझिए। फ्यूचर कैश फ्लो जब मैं बोल रहा हूँ तब मैं बात कर रहा हूँ लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक हम बिजनेस का एग्जांपल लेते हैं। 2 टाइप के बिजनेस हैं, एक है ट्रेडिंग बिजनेस, ठीक है, जिसके अंदर हम बुक्स सेल कर रहे हैं, और एक है कंस्ट्रक्शन बिजनेस, जिसके अंदर हम फ्लैट बना के सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेट से दोनों ही बिजनेस का टर्नओवर साल का 6 करोड़ रुपए, 6 करोड़ 6 करोड़। बट बुक्स के बिजनेस में क्या होगा कि इसका जो टर्नओवर है वो मंथली इवन होगा। मतलब किसी महीने जो सेशन स्टार्ट होता है अप्रैल मई में स्कूल की किताबें बिकेंगी,
जून जुलाई में रिफ्रेशर्स बिकेंगे, उसके बाद में भी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आ जाएगा, कैट का, आरबीआई का, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की किताबें बिकेगी। उसके बाद वापस बोर्ड्स के दिसंबर आ जाएगा, नवंबर दिसंबर, तो सैम्पल पेपर्स होते हैं, यूलाइक वगैरह, वो सब किताबें बिकेगी। तो हर महीने कुछ ना कुछ इनका बुक्स बिकता रहेगा। तो जो इनका कैश फ्लो है वो रेगुलर रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी महीने सेल है, किसी महीने सेल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो कैश फ्लो रेगुलर होगा तो इनके पास बिजनेस में लिक्विडिटी रहेगी। लिक्विडिटी क्या चीज़ की? पैसा हर वक्त रहेगा इनके पास, इनको फाइनेंशियल क्रंच नहीं होगा, कभी भी पैसों की शॉर्टेज नहीं होगी। बट अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस की। इनका भी टर्नओवर 6 करोड़ है। अब इन्हें क्या करना है, ये एक प्लॉट है, लेट से 200 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है, उसके ऊपर ये 4 फ्लोर बनाएंगे, 1 2 3 एंड 4। अब इन्हें एक एक करके ये फ्लोर को सेल करना है। तो ये लोग हर फ्लोर का प्राइसिंग रख देंगे, जैसे 1.5 CR, 1.5, 1.4, 1.6, इस तरीके से लेवल्स के ऊपर। तो इनको टोटल सारे फ्लोर सेल करके, अब इनके पास टोटल कस्टमर कितने होंगे? 4। इन्हें पूरे साल में सिर्फ 4 कस्टमर चाहिए। बट ये 4 कस्टमर क्या जैसे ही ये लोग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे वैसे ही आ जाएंगे? नहीं, बहुत मुश्किल होने वाली है। पहले ये जब तक अपना स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, और इसमें कई बातें होंगी कि मार्केट कंडीशंस कैसी हैं। अगर मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं है, इकॉनमी स्लो है, तो इनको अपने फ्लैट सेल करने में बहुत दिक्कत होगी। बट अगर मार्केट तेज़ी में है और हर महीने, हर 2 महीने में प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ रहे हैं, तब इनके जो फ्लोर से जल्दी बिक जाएंगे। तो ये कई चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कैसे रहेगा। अगर इनके ये फ्लोर इनिशियली बिक गए तब तो इनके पास पैसा ही पैसा है, ठीक है। बट अगर लेट से 8 मंथ्स हो गए कंस्ट्रक्शन करते हुए और अभी तक इनका एक फ्लोर ही बिका है, तो इनके पास सिर्फ 1.5 CR का रेवेन्यू आया है, जबकि अभी इनके पैसे काफ़ी लग चुके, ठीक है। लेट से इन्होंने 4 करोड़ इनिशियली स्पेंड कर दिए थे ये ख़रीदने में, और 1 करोड़ इनका कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट था, ठीक है। तो लेट से अभी तक इनके 4.5 करोड़ रुपीज़ लग चुके हैं, बट रिकवरी अभी तक आई है सिर्फ 1.5 करोड़ की। तो इसका मतलब जो बैलेंस पैसा है वो अभी भी इनका इंटरेस्ट कॉस्ट उस पैसे के ऊपर लग रहा है, रिकवरी करनी बड़ी मुश्किल लग रही है, ठीक है। अब ये लोग अगर एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहे तो अभी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट इन्होंने स्टार्ट किया है वही नहीं बिका। तो ये सब होता है आपका फ्यूचर कैश फ्लो। तो इसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। इन्फॉर्मेशन यूजफुल फॉर प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर कैश फ्लो ऑफ द बिजनेस। आई होप ये आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर है। 4th पॉइंट है इन्फॉर्मेशन फॉर जजिंग मैनेजमेंट्स एबिलिटी टू यूटिलाइज रिसोर्सेज इफेक्टिवली इन मीटिंग गोल्स। तो मैनेजमेंट हो गए आपके जो कंपनी के स्टाफ या एम्प्लॉयज़ हैं जो बिज़नेस चला रहे हैं, टॉप मैनेजमेंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। और सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में पार्टनर या प्रोप्राइटर जो बिज़नेस चला रहा है। यूटिलाइज रिसोर्सेज हमारे पास क्या है? हमारे पास कैश है, लैपटॉप था, ठीक है। इफेक्टिवली इन मीटिंग गोल क्या था? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना। तो अगर हम अपने बिजनेस में देखें तो यहाँ पे हम 1 लाख रुपीज़ का कैपिटल लेके आए थे, प्लस हमने 1 लाख का लोन लिया था बैंक से। तो ये 2 लाख रुपीज़ यूज़ करके हमने पूरे महीने में 3 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर दिया, एंड आउट ऑफ डेट हमें 47,000 का प्रॉफिट मिल गया। तो डेट मीन्स हमने बहुत अच्छा काम किया है। बिकॉज अगर आप नॉर्मल रिटर्न देखें किसी भी बिजनेस से, अगर 18 to 20% की ईयरली रिटर्न आ जाती है तो हम उसको बहुत अच्छा बोलते हैं। बट यहाँ पे तो हमने एक महीने में 15% की रिटर्न निकाल दी, तो ये तो सुपर डुपर हिट बिजनेस था। तो ये पॉइंट आपका सर्व हो गया। अब 5th है डिस्क्लोजर ऑफ एजम्पशन एस्टिमेट्स यूज्ड इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस पॉइंट को मैं आपको अलग से फिर से समझाता हूँ। जो हमारा एग्जाम्पल था उसके अंदर हमने बात की थी लैपटॉप की, ठीक है। तो लैपटॉप आपका क्या था? आप का घर का लैपटॉप था, पहले से यूज़ कर रहे हैं, और मैंने आपको बोला कि इस लैपटॉप की हम एक एस्टिमेट वैल्यू ले लेते हैं, लेट से 50,000। अब लैपटॉप अगर हम नया परचेज़ करने जाए तो नया लैपटॉप भी 30-35,000 के बीच में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम पुराना लैपटॉप बोल रहे हैं 50,000 का, तो ये बात हमें कुछ डाइजेस्ट नहीं हुई। तो इसके लिए आपको क्या है, डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे अपने बैलेंस शीट और P&L में, ठीक है। उसको हम बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट। तो ये चीज़ें अभी आपको इनके ऊपर इतना डीप डाउन जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये हायर लेवल जब आप CA कर रहे होते हैं
तब की बातें हैं ये, बट अभी एक मैं आपको बस एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, और ये बड़ा इजी एग्जांपल है, आपको समझ भी आ जाएगा, बहुत लॉजिकल है। क्योंकि ये बात आप समझते हैं कि भाई एक लैपटॉप की वैल्यू मैंने 50,000 एस्टिमेट कर दी, और अब मैं अगर किसी थर्ड पार्टी को ये दिखा रहा हूँ बैलेंस शीट, और वो देख रहा है भाई लैपटॉप 50,000 का, वो सोचेगा 50,000 का कौन सा लैपटॉप आता है। ठीक है, तो हम डिस्क्लोजर में बताएंगे कि जी ये मैकबुक प्रो है। ठीक है, मैकबुक प्रो आपका नया लैपटॉप ही 75-80 के बीच में आता है, एंड 6 महीने यूज़ हुआ था और अपना ही लैपटॉप है, तो हमने इसकी 50,000 अगर वैल्यू रखी है तो ठीक रखी है। उसके बाद सेकंड, अब ये लैपटॉप आपका 5 साल बाद भी 50,000 का रहेगा ऐसा तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन के बारे में मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, ये क्या होता है, वियर एंड टियर ऑफ एसेट प्लस टेक्नोलॉजिकल ऑब्सिलेंस। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा भाई, मैकबुक तो हर साल अपने आप को अपग्रेड करेंगे, कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी आएगी, तो ये लैपटॉप आपका पुराना होता जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो ये क्या बेसिस पे करेंगे, तो इसके लिए हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे लैपटॉप की लाइफ है 5 ईयर्स। तो हमारी एजम्पशन क्या बेसिस पे है, वो एजम्पशन हमें बतानी पड़ेगी कि भाई हमने बहुत ही अच्छे ब्रांड का लैपटॉप लिया। अगर हम पीछे हिस्ट्री देखें, अगर कोई लैपटॉप लेट से 2015 का था तो आज भी उसकी ये वैल्यू है, यही सोच के हमने 2020 का लैपटॉप है 2025 तक इसकी ये वैल्यू रहेगी, सोच के हमने एज्यूम किया कि 5 साल तक ये लैपटॉप चल जाएगा। एंड 50,000 का लैपटॉप है, तो हम हर साल क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे और 10,000 रुपीज़ पर ईयर अपने प्रॉफिट में से लेस करते जाएंगे। बिकॉज आफ्टर 5 ईयर हमें वापस एक नया लैपटॉप परचेज़ करना पड़ेगा अपने बिजनेस के लिए। तो इस चीज़ के लिए हमारे जो प्रॉफिट्स हैं, जो आपने एक जगह पढ़ा था कि जो एसेट्स कंज्यूम हो रहे हैं, यहाँ पे आपने पढ़ा था ना एक्सपेंस में, एक्सपेंस क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स कंज्यूम्ड। तो ये आपका लैपटॉप है, इसकी कंजम्पशन हो रही है जब आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, तो इसलिए इस पर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। तो अब यहाँ डिस्क्लोजर ऑफ एजम्पशन, एजम्पशन क्या है कि भाई लाइफ हमारे लैपटॉप की 5 ईयर है, एस्टिमेट क्या है, जो 50,000 की वैल्यू है। ठीक है, तो ये सब हमने कैसे एस्टिमेट किया, ये सब हमें बताना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। 6th, इंफॉर्मेशन ऑन एक्टिविटीज़ अफेक्टिंग द सोसाइटी। अब जितनी भी हमारी ये बड़ी कंपनीज होती है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती हैं, ठीक है, जिनके पास बहुत पैसा होता है, कॉरपोरेट्स होते हैं जिनका ऑटोमेटिकली बिजनेस चल रहा होता है, किसी एक आदमी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, तो इन कंपनीज से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लोग कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे सोसाइटी के लिए, जिस सोसाइटी में जिस जगह पे ये लोग अपने आप को इन्होंने इस्टेब्लिश कर रखा है। तो इनकी कुछ एक कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कुछ एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे रिलायंस का अगर हम एग्जांपल लें, तो रिलायंस की जो रिफाइनरीज हैं वो गुजरात के अंदर है, जामनगर में। ठीक है, तो पूरा जामनगर ही रिलायंस ने बसा रखा है। टाटा की बात हम करें, टाटा इनका जमशेदपुर में है। ठीक है, और जिंदल स्टील की बात करें तो इनका पूरा हिसार के अंदर है सारा काम। तो इन्होंने हिसार की डेवलपमेंट करी, इन्होंने जमशेदपुर की करी, इन्होंने रिलायंस ने जामनगर की करी, और भी बाकी जगह की भी करी, बट जिस जगह पे इनकी इंडस्ट्री है उस जगह का पूरा पालन पोषण यही लोग दे टेक केयर कि उस जगह में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये होता है आपका ये जितनी भी इस तरह की बातें कि इन्होंने पूरे साल में अपने सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया, इंडिया के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया, ये अपनी जो एनुअल रिपोर्ट होती है उसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। सो डेट्स ऑल। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सर्व करती है। ठीक है, ये सब बेनिफिट्स मिलते हैं हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, रोल ऑफ एन अकाउंटेंट। चलिए,
पढ़ते हैं इसको। इसके अंदर अकाउंटेंट के दो रोल हैं। एक जो ट्रेडिशनली क्या रोल है कि भाई जितना भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, एक एक ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना, फिर उसको अच्छे से प्रेजेंट करना और जो भी यूज़र्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के उनको कम्युनिकेट करना। ठीक है, ये तो है ट्रेडिशनल रोल। लेकिन अब मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर एक अकाउंटेंट से और क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अकाउंटेंट हमें ये भी बताएगा कि हमारी कहाँ पे हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। हमें कोई नया प्रोजेक्ट लगाना है तो उस प्रोजेक्ट की जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कितनी होगी। ठीक है, हमें हमारे प्रोडक्ट की हमें क्या प्राइसिंग रखनी चाहिए कि जिससे हमारे सारे एक्सपेंसेस भी कवर हो जाए और हम एक अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर लें। तो ये सब चीज़ें भी आपको एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बताना होता है। ठीक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या MBA करते हैं फाइनेंस में, तो ये सब चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट की जाती है, नॉट ओनली बुक कीपिंग। ठीक है, तो बुक कीपिंग तो आपका एक ट्रेडिशनल रोल है। ट्रेडिशनली प्राइमरी रोल ऑफ एन अकाउंटेंट इज टू ऑब्जर्व एंड रिकॉग्नाइज इवेंट एंड ट्रांजेक्शन, record them in books of account and compile reports comprising accounting information that are communicated to the users। तो सिंपल है, यू हैव टू ऑब्जर्व एंड रिकॉग्नाइज इवेंट एंड ट्रांजेक्शन। तो जितने भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं इनको आप आइडेंटिफाई करेंगे, मेज़र करेंगे, फिर आप इनको रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, फिर आप इनको कंपाइल करेंगे इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट एंड P&L। उसके बाद आप इनको कम्युनिकेट कर देंगे टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। ये तो ट्रेडिशनल रूल है। मॉडर्न वर्ल्ड में क्या कहा गया? अकाउंटेंट इज सपोज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विच इज रेलिवेंट, एडिक्वेट एंड रिलायबल फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो अब मॉडर्न वर्ल्ड में ये भी एक्सपेक्ट किया गया है कि जो मैनेजमेंट है वो अकाउंटेंट्स जो हैं उनको बोलेंगे, जो ये देख रहे हैं सारा रोल, कि आप भाई ये तो आपने ये दे दिया इन्फॉर्मेशन, ठीक है, लेकिन ये तो बताओ इसका मतलब क्या है, इसको हम कैसे यूज़ करें, ये चीज़ें भी हमें बतानी पड़ती है। दिस हैज़ रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ सब डिसिप्लिन्स विद इन द अकाउंटिंग डिसिप्लिन, नेमली फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो बिकॉज ऑफ दिस अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर तो आपका क्या है, बेसिक बुक कीपिंग कर रहे हैं, आप अपना बैलेंस शीट P&L बना रहे हैं, बट अब आप उस डाटा को जो इंटरप्रिटेशन उसकी निकाल रहे हैं वो आप कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। जब आप BCom करेंगे ग्रेजुएशन में या CA CS ICWA करेंगे तब आप ये सारे सब्जेक्ट्स अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग है, कॉस्टिंग आपका एक अलग पूरा सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये एक आपका पूरा एक अलग टॉपिक है। तो इनमें क्या क्या पढ़ते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग नॉर्मली जो वही ट्रेडिशनल रोल हमारा वही चीज़ हम यहाँ पे करते हैं। असिस्ट इन कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट in order to depict profitability and financial position of the enterprise। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिटेबिलिटी आपका P&L। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्हीं को ही बोलते हैं बैलेंस शीट एंड P&L को। ठीक है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये चीज़ आप समझ ही चुके हैं। अब कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमें क्या करना होता है? तो जो भी हम प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे होते हैं तो उस प्रोडक्ट या सर्विस की क्या कॉस्टिंग हमको रखनी है, उसको हमें क्या रेट पे सेल करना है ताकि हम एक एडिक्वेट प्रॉफिट अर्न कर सके। अगर हम अपने इस एग्जांपल में ही देखें तो इस एग्जांपल के अंदर मैंने आपको बताया लेट से कि एक बुक थी 400 की, तो हमारा जो ABC पब्लिशर के साथ डिस्काउंट सेट हुआ था वो था 50%, तो डैट मीन्स वो हमको 200 रुपीज़ में दे रहा था। तो अगर अब हम 200 रुपये की किताब 220 रुपये में बेचें तो भी वी आर अर्निंग 10% प्रॉफिट, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन अब आपको इसके अंदर आपकी कॉस्टिंग क्या थी, आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। कॉस्टिंग थी हमारी ये सब चीज़ें, इंटरनेट, इंटरेस्ट, कमीशन, 10% तो कमीशन ही था ऑन सेल। तो अगर आप 220 रुपीज़ में बेचेंगे, 10% इस पर कमीशन ले जाएगा अमेज़न, तो वो हुआ 22 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ तो आपको वैसे ही मोटा मोटा घाटा लग गया। तो ये सब चीज़ें आपका कॉस्टिंग कवर करते हैं। अगर आप कॉस्टिंग की नॉलेज नहीं है ABCD भी, तो आप बिज़नेस में सर्वाइव ही नहीं कर सकते। आप अपने प्रोडक्ट को लेट से आप लाए तो 200 में, बेच रहे हो 220 में, बड़े खुश हो रहे हो कि मैं 20 रुपये कमा रहा हूँ, बट आप बाकी चीज़ें जो आपके खर्चे लग रहे हैं
अगर आप उनको कंसिडर नहीं करेंगे अपना प्राइसिंग सेट करते हुए तो आप नुकसान में चले जाओगे, और ऐसा जनरली बहुत होता है बिजनेस में, ठीक है। आगे आते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग असिस्ट इन कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड और सर्विसेज रेंडर्ड बाय द फर्म. It helps in fixation of prices. It also helps in controlling the cost and providing necessary costing information to management for decision making. ओके, तो सिंपल है। आगे आते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? ये आपका फाइनेंस से रिलेटेड जितना भी पैसे से रिलेटेड वो सब चीज़ें हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। तो पैसे से रिलेटेड क्या हो गया? लेट से हमें एक नया प्रोजेक्ट लगाना है, उस प्रोजेक्ट के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपीज़ की, और जो हमारा हर साल कैश फ्लो आएगा वो आएगा इस तरह से 50,000, 40,000, 40,000, देन 1 लाख रुपीज़। तो ये रिटर्न हमारी आई लेट से 180 टू 30, तो टोटल रिटर्न 2,30,000 की आई 4 साल की पीरियड में, अगर हम 2 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। पैसा हमें मिल रहा है 12% इंटरेस्ट पे, तो अगर आप पहले साल का इंटरेस्ट देखो तो वो 24,000 हो जाता है, ठीक है। ऐसी सेकेंड ईयर में भी कुछ आपको इंटरेस्ट लगेगा 50,000 पे करने के बाद। तो अगर आप देखें तो इन द एंड हम तो नुकसान में इस प्रोजेक्ट में, वैसे देखें तो 2 लाख के 2,30,000 हो रहे हैं, प्रॉफिट दिख रहा है, बट अगर हम इंटरेस्ट की कॉस्ट को फैक्टर इन करेंगे तो हम नुकसान में। ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, ओके। तो डील्स विद अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन विच हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बिजनेस ऑपरेशन, ठीक। तो ये पहला पॉइंट था। इट हेल्प्स मैनेजमेंट इन प्रिपेयरिंग बजट्स, डिसाइडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मैं करना चाहता हूँ, इसका ये रिटर्न है तो मैं करूँ कि नहीं करूँ, कैपिटल बजटिंग, ठीक है। टेक्स प्राइसिंग डिसीजन। इट जनरेट्स इंफॉर्मेशन विच रिलेट टू फ्यूचर एंड रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। तो ये फ्यूचर की प्रोजेक्शंस है कि भाई फ्यूचर में मेरे को ऐसे ऐसे रिटर्न आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेल्स फॉरकास्टिंग, प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सेट्रा, राइट। तो एक एग्जांपल और दे देता हूँ मैं आपको इसमें प्रोजेक्टेड कैश फ्लो से रिलेटेड, वैसे तो ज़रूरत नहीं है बट फिर भी आपको अच्छा समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं ई कॉमर्स कंपनीज़ की। आप अगर थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ें या थोड़ा अगर जर्नल नॉलेज स्ट्रॉन्ग है तो आपको ये पता रहेगा कि जो ये फ्लिपकार्ट हैं, अमेज़न है, ये लोग अभी सब लॉसेस में है। स्नैपडील है, ये सारी कंपनियां लॉसेस में हैं, लेकिन फिर भी इनके शेयर के भाव इतने ऊपर हैं, इनकी वैल्यूएशंस इतनी हाई है, ठीक है। पेटीएम है, ओयो है, ओयो रूम्स, ठीक है। तो ये कंपनियां लॉसेस में होने के बाद इनकी वैल्यूएशंस इतनी हाई कैसे है? ये इसलिए है क्योंकि इनकी फ्यूचर जो कैश फ्लो है, इनके फ्यूचर कैश फ्लो के प्रोजेक्शन को देके कि ये कंपनी आज लॉस में है, आज लेट से ये 4,000 करोड़ के लॉस में है, बट जो इनके फ्यूचर कैश फ्लो है लेट से आफ्टर 3 इयर्स ये कंपनी 4,000 करोड़ 3 महीने में अर्न कर लेंगी। तो जितना लॉस इन्होंने आज तक किया होगा, अगले 2 या 3 साल बाद वो अपने सारे लॉस को एक ही साल में कवर अप कर देंगे। तो इस तरह इनके फ्यूचर कैश फ्लोज प्रोजेक्ट किए हुए गए होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आज के दिन कितना बिजनेस कर रहे हैं। अब लेट से इंडिया की पॉपुलेशन है 135 करोड़ और इनके जितने अभी तक कस्टमर हैं वो टोटल हैं लेट से 1 करोड़। तो मतलब अभी तक पूरे इंडिया में 135 करोड़ में सिर्फ 1% भी नहीं, लेस देन 1% लोगों ने इनकी सर्विसेज को यूज़ किया है। इसका मतलब आने वाले भविष्य में जैसे आप नए बच्चे हैं, आप कमाना शुरू करेंगे, आप फिर जो स्पेंडिंग करेंगे आपकी स्पेंडिंग हाई होगी इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, प्रोजेक्शंस करते हुए कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है कितनी, अभी ये जो 1 करोड़ यूज़र्स हैं इनकी क्या एज ग्रुप है, तो इस एज ग्रुप के और कितने लोग आ जाएंगे, क्योंकि पॉपुलेशन तो दिन भर दिन बढ़ती जा रही है और वो भी यंग पॉपुलेशन, और ये सब यंग पॉपुलेशन ही इनको प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब बातों को लेके कि हमारे भाई 3 साल बाद ये कस्टमर 1 करोड़ की जगह 3 करोड़ हो जाएंगे, तो हमारा बिजनेस जो आज इतना है वो 3 टाइम्स मल्टीफोल्ड हो जाएगा। इन सब बातों को लेके इनकी वैल्यूएशंस इतनी हाई होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर पढ़ते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर है कि जो अकाउंटेंट का रोल है वो अब क्या है। 2 टाइप के रोल्स हैं, ट्रेडिशनल रोल, मॉडर्न रोल। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे बस 2 ही टॉपिक बचे हैं, टॉपिक नंबर 4, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग तो बहुत छोटा सा है, सिंपल है, आपको पता भी है, ठीक है। अभी हम पहले देखते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ जी, तो जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, ठीक है। In order to assess whether accounting information is useful for decision making, it must possess the characteristics of reliability, relevance, understandability and comparability। तो जो भी आपका बैलेंस शीट और पीएनएल है वो किसी के भी काम का तभी है जब उसमें ये क्वालिटीज़ मौजूद हो, ठीक है। हम जैसे आपस में बात करते हैं, फ्रेंड्स हैं, अगर हम किसी अपने फ्रेंड को कोई काम करने को बोले, वो हमें वो काम करके ना दे, हमें मना कर दे कि भाई मैं नहीं कर सकता, तो हम उसको क्या बोलते हैं, भाई तो कोई काम का नहीं है, जब भी मेरे को तेरी ज़रूरत होती है तो कभी काम नहीं आता, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में लागू होती है। तो जो बैलेंस शीट पीएनएल है, अगर उनमें ये क्वालिटीज़ नहीं है तो वो आपके कोई काम का नहीं है, बेकार है वो नंबर्स, ठीक है। तो क्या चीज़ है, पहली है रिलायबिलिटी। अब सिंपल बात है, आप समझिए इसको। ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस था, ये मेरा बैलेंस शीट था, ठीक है। मैंने बिजनेस किया, पहले महीने में मैंने 1 लाख रुपीज़ पे 47,000 अर्न करके दिखा दिए विद अ लोन ऑफ 1 लाख रुपीज़, और तो मतलब 2 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट में मैंने इतना पैसा कमा के दिखा दिया। अब अगर मैं किसी को ये रिजल्ट दिखाऊं, ठीक है, तो वो बंदा भी बड़ा एक्साइटेड हो जाएगा, वो कहेगा ठीक है यार मैं भी पैसे लगाता हूँ, मेरे भी पैसे लगा, ठीक है। बट अगर जेन्युइनली क्या हुआ होगा कि यहाँ पे मेरे को लॉस हुआ है, ठीक है, बट मैंने अपने अकाउंट्स में कुछ हेर फेर करके इस लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया, जो लॉस हुआ एक बार उसको लॉस को बुक ना करके एक एज ए लाइबिलिटी खड़ा कर दिया, या जो भी अभी आप जब आगे पढ़ेंगे अकाउंट्स के बारे में, जब मैं आपको सिखाऊंगा डेबिट क्रेडिट वगैरह, तब आपको ये सब चीज़ें मैं करूँगा, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, बट अभी आप ये समझिए कि हमने झूठ मूठ फैब्रिकेट कर दिया, इसको विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं, ठीक है। मतलब जैसे होता है ना कि होटल के खाने में क्या होता है, मम्मी का खाना सबसे स्वाद होता है, लेकिन होटल के खाने में वो उसको थोड़ा सा सजा धजा के ले आते हैं तो हमें लगता है बड़ा अच्छा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये वही चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपने इसकी विंडो ड्रेसिंग कर दी, फैब्रिकेट कर दी है अकाउंट्स को, तो वो बेकार है। तो उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके अगर कोई आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा कि कंपनी में लॉस हो रहा है लेकिन मैंने झूठ मूठ का प्रॉफिट दिखा दिया और किसी से पैसे ले लिए, तो अल्टीमेटली वो पैसे डूब नहीं है क्योंकि कंपनी तो लॉसेज में है, ठीक है। तो रिलायबल नहीं है हम उस इंफॉर्मेशन पे, अब हम रिलायबिलिटी अपनी नहीं जता सकते। तो इट मीन्स डेट यूज़र मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन द इन्फॉर्मेशन। तो आप इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं हो पाओगे अगर आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। तो रिलायबल इन्फॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम एरर and biasness and faithfully represent what it meant to represent, ठीक है। तो जो आपकी इन्फॉर्मेशन हम तभी कहेंगे कि वो रिलायबल है जब वो एरर फ्री है। बाइसनेस मतलब उसमें हमने कोई पार्शियलिटी नहीं कर रखी, जानबूझ के अपने हिसाब से वो नहीं कर रखा कि किसी चीज़ को हमने इन्फॉर्मेशन को हाइड कर दिया, ठीक है। फेथफुली रिप्रेजेंट व्हाट इट मेंट टू रिप्रेजेंट, भाई लॉस हुआ है तो लॉस दिख रहा है, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट हो रहा है, जो खर्चे हैं वो खर्चे हैं, ठीक है। तो जो कुछ भी हुआ है वो एग्जैक्टली वैसे ही हमने उसको बता रखा है। टू इंश्योर रिलायबिलिटी द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड मस्ट बी क्रेडिबल एंड वेरीफाइबल बाय इंडिपेंडेंट पार्टीज। तो अब बहुत अच्छी बात है ये एक, लेट्स से मैं बैंक के पास गया लोन लेने के लिए कि सर ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है, ये मेरा बैलेंस शीट है, देखिए मैं इतना अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ, मेरी इतनी अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन है, मैं अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता हूँ, इसके लिए मेरे को थोड़ा और पैसा चाहिए, प्लीज़ आप मेरे को लोन प्रोवाइड कर दीजिए। तो बैंक कैसे रिलाई कर ले कि ये एक्चुअल हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि बैंक बोलेगा अगर सर आपके ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट हैं आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से इसको ऑडिट करवा के ले आए, इसको वेरीफाई करवा के ले आए, तो मैं आपको लोन देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो इसको हम टेक्निकली बोलते हैं ड्यू डिलीजेंस, ठीक है।
तो कोई भी आदमी अगर किसी दूसरे की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो ऐसे ही आंख बंद करके विश्वास नहीं कर लेगा। पैसों के मामले में कोई भी किसी पे एक दूसरे पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करता। पूरी जांच पड़ताल, मतलब पूरा अच्छे से उसको देख के सोच समझ के फिर किसी के ऊपर पैसा लगाया जाता है। तो उसको हम कहते हैं ड्यू डिलिजेंस। तो ये वही बात है। टू इंश्योर रिलायबिलिटी द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड मस्ट बी क्रेडिबल एंड वेरीफाइबल बाय इंडिपेंडेंट पार्टीज। तो इंडिपेंडेंट पार्टीज जैसे आपका हो गया सीए। ठीक है, अब आते हैं हम रेलेवेंस पे। अब भाई कोई भी चीज़ आपके लिए रेलेवेंट जो होती है वो एक टाइम लिमिट के अंदर होती है। ठीक है, टाइम निकलने के बाद चीज़ की रेलेवेंस खो जाती है। हर चीज़ का एक करने का समय होता है। जैसे अभी आपका पढ़ने का समय, आप पढ़ेंगे, अगर आप नहीं पढ़ेंगे आप अपना टाइम पास करेंगे, नेटफ्लिक्स देखेंगे, अमेज़न प्राइम देखेंगे, ये टाइम आपका वापस से कभी नहीं आएगा। आपका जो समय अभी बर्बाद हो जाएगा वो फिर बर्बाद हो गया। ठीक है, तो जो अभी करने का है अपने को वो विद इन टाइम कर लेना चाहिए। ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ है। तो जैसे आपका ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ 31 मार्च 2020, तो अब ये पूरे साल का जो रिज़ल्ट है हमें 1-2 महीने में मिल जाए, अप्रैल मई में, तब तो वो हमारे काम का है। आप इसका रिज़ल्ट मेरे को बताओगे 6 मंथ बाद या 1 ईयर बाद, तब मेरे क्या काम का? तब तक तो दुनिया बहुत चेंज हो जाएगी, कुछ से कुछ हो जाएगा। दुनिया बहुत कॉम्पिटिटिव है, हर आदमी को हर चीज़ अभी की अभी चाहिए। ठीक है, तो ये जो टाइम गैप है ये आपका कम से कम होना चाहिए। तो टू बी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम। इसको इम्पॉर्टेंट है ये जो टाइम कीवर्ड है। ठीक है, तो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलेगी तब तो आप आगे की प्रेडिक्शन कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको मैं इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के जो रिकॉर्ड्स हैं वो देता हूँ 1 साल बाद, तो आप फिर उसकी प्रेडिक्शन कहाँ की कब की करोगे? अभी आपको अगर अप्रैल के अंदर ही मैं बता दूं क्या रिजल्ट आया था हमारे पूरे फाइनेंशियल ईयर का, तब तो आप अगले फाइनेंशियल ईयर का जो एस्टीमेट है वो प्रेडिक्ट कर पाएंगे। बट अगर मैं आपको ये बताऊंगा 1 साल बाद कि हमने पिछले साल क्या किया था, तो आप क्या एस्टीमेट करोगे? ठीक है, तो हेल्प देम फ्रॉम प्रेडिक्शन about the outcome of past, present और future event, confirming और correcting their past evaluation। तो अब तो इस पर्टिकुलर साल के अंदर हमारा क्या रिजल्ट आएगा वो हमने कब प्रेडिक्ट किया था? भाई हमने मार्च 19 को ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि पिछले साल का पास्ट परफॉर्मेंस देख के कि हमारी इस साल की परफॉर्मेंस कैसी होगी। ठीक है, तो जो हमने पास्ट में इवैल्यूएशन किया था, अब हम देखेंगे कि अब इस साल हमारा एक्चुअल रिजल्ट आ गया, तो हमारी जो पास्ट इवैल्यूएशन थी, जो हमने फॉरकास्टिंग करी थी कि हमारा कैसा साल बीतेगा, हमें प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, कितना होगा, कैसी सेल रहेगी, क्या ग्रोथ रहेगी, तो वो सब चीज़ों को अब हम जाके अपना इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड है आपका अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो अगर ये बैलेंस शीट P&L है, ये देख के आपको क्लियरली समझ में आ रहा है 3 लाख की सेल है, 47,000 का प्रॉफिट है, ये हमारा पैसा यहाँ से आया है, ये हमारा सोर्स ऑफ फंड है, यहाँ पे हमारा फंड गया है, ये हमारा फंड इधर इन्वेस्ट हुआ है, तब तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन काम की है। बट अगर आपको ये चीज़ें एकदम गुचड़ मुचड़ करके कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिख रखा है, कैसे लिख रखा है, तो फिर ये चीज़ें आपकी कोई काम की नहीं है। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? जो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो decision maker must interpret in the same sense in which it is prepared and conveyed to them। ओके, तो अगेन ये पर्टिकुलर बात है कि आपका बाइसनेस नहीं होनी चाहिए, फेथफुली रिप्रेजेंट व्हाट इट मेंट टू रिप्रेजेंट, इसी चीज़ को हम दूसरी भाषा में रीइटरेट कर रहे हैं। ठीक है, योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट रिप्रेजेंट व्हाट इट मेंट टू रिप्रेजेंट। तो यही हम यहाँ पे कह रहे हैं कि decision maker must interpret accounting information in same sense in which it is prepared and conveyed to them। ठीक है, कि कोई घपलेबाजी नहीं होनी चाहिए अकाउंट्स में। ठीक है, तो अकाउंटेंट शुड प्रेजेंट द कंपेरेबल इंफॉर्मेशन इन मोस्ट इंटेलिजिबल मैनर विदाउट सेक्रीफाइसिंग रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। तो विदाउट सेक्रीफाइसिंग दीज 2 एस्पेक्ट्स। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ विदाउट सेक्रीफाइसिंग रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी? रेलेवेंस मतलब आप इन्फॉर्मेशन को इतना अच्छा बनाने में लगे हुए हो कि जो चीज़ आपको अप्रैल के महीने में देनी थी अब आप दे रहे हो जुलाई के महीने में, तो फिर फ़ायदा क्या है?
ठीक है। तो जो आप ऑडिट कंडक्ट कर रहे हो या जो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनलाइज कर रहे हो, अपनी बैलेंस शीट पीएनएल फाइनलाइज कर रहे हो एट द एंड ऑफ 31 मार्च, तो वो आपको एक विद इन टाइम लिमिट करना है। अगर आपने टाइम लिमिट क्रॉस कर दिया और आप इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लेके आए, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। रिलायबिलिटी, भाई आपने अब जल्दबाजी में अपनी बुक्स फाइनल करने के चक्कर में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ को मिस कर दिया तो भी उस इन्फॉर्मेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपका जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ एंड विद इन टाइम लिमिट आपको देना है। ठीक है, 100% एक्यूरेसी एंड विद इन टाइम लिमिट। फोर्थ पॉइंट, कंपेरेबिलिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अब आपके पास 2 साल है, 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019। तो इस साल आपने 8000 करोड़ का सेल किया था और प्रॉफिट था आपका लेट से 1500 करोड़। अब अगला साल आपका अब ख़त्म हो गया, 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020। अब इस साल आपने सेल किया लेट से 9000 करोड़ का, लेकिन आपका प्रॉफिट हुआ 1200 करोड़। अगर हम इस फिगर को अलग से देखें, ठीक है, इस फिगर को लेट से हम अलग से देखते हैं, तो हम देखेंगे तो हमें अभी रिटर्न हमारा मोर देन 10% ही आ रहा है। ठीक है, सारे खर्चे वर्चे निकाल के इतना, तो ये एक तरह से अपने आप में बहुत अच्छा है। बट अगर हम पिछले साल का देखें तो यहाँ पे हमारा रिटर्न ज़्यादा था, 1500 डिवाइडेड बाय 8000, तो यहाँ हमारा रिटर्न था 18.75%। अब इस साल हमारा कितना रिटर्न आया है, 1200 डिवाइडेड बाय 9000, 13.33%। तो अगर आप अलग अलग करके देखो तो आपको ये दिखेगा भी पिछले साल से हमारी सेल ज़्यादा हो गई। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखो, जिससे हमें एंड में मतलब है, तो प्रॉफिट तो हमारा कम हो गया। तो पहले पिछले साल हमने कमाया था 18.75%, इस साल हमने सेल हमारी बढ़ गई, फिर भी हमारा प्रॉफिट कम है, 13.33% हमने अर्न किया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, चेक करो क्या हुआ। तो ये चीज़ हमें कैसे पता लगी, जब हमने इन दोनों रिपोर्ट्स को कंपेयर किया। तो ये तो थी आपकी कंपैरेटिबिलिटी विद इन ऑर्गेनाइजेशन। आप अपना ही छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, 10th के अंदर आपके नंबर आए लेट से 90% और 12th में आपके नंबर आए 85%। तो आप कंपेयर करेंगे ना, भाई मेरे 10th में तो इतने थे, 12th में इतने, तो क्या है, ये नंबर कम है। हाँ, अब अगर आपके 12th में आ गए 95%, तो आपको लगेगा हाँ भाई मेरी परफॉर्मेंस पहले से अच्छी है। ठीक है, अब यही आप बात करें कि आपका फ्रेंड है सचिन, उसके 10th में आए 75%। ठीक है, आपके 10th में आए लेट से 90%। तो अब आप उससे कंपेयर करके बोलोगे कि हाँ भाई उसके जब इतने आए मेरे इतने आए, तो डेफिनेटली मेरी परफॉर्मेंस उससे फार बेटर है। और यही अगर इसका गलती से वाइसा वर्सा हो जाए तो फिर आप बोलोगे, आपके पेरेंट्स बोलेंगे, फिर आप नहीं बोलोगे कि उसके तो इतने आए हैं तेरे इतने कम क्यों आए हैं। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं बेंचमार्किंग। क्या बोलते हैं, बेंचमार्किंग, दूसरे से कंपेयर करना, कंपेयरिंग विद अदर पीपल। बेंचमार्किंग जनरली की जाती है उस आदमी के साथ जो टॉपर है। ठीक है, फेलियर के साथ बेंचमार्किंग नहीं की जाती कभी भी, टॉपर के साथ हमेशा बेंचमार्किंग करते हैं। ठीक है, तो ऐसी रियल लाइफ में जब कंपनीज होती हैं आपस में, अब लेट से पेंट की कंपनी है, तो एक आता है आपका एशियन पेंट, एक आपका आता है नेरोलैक। तो ये दोनों कंपनी, अगर दोनों कंपनी फुल फ्लेज पेंट के बिजनेस में, अगर अब ये दोनों कंपनी आपस में अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करें कि कितनी इन दोनों ने सेल करी, कितना प्रॉफिट किया, कितनी इनकी एम्प्लॉय कॉस्ट थी, कितना इनका फाइनेंस कॉस्ट था, तब मज़ा आएगा। तब हम कहेंगे कि भाई दोनों में कौन अच्छा काम कर रहा है। जो कंपनी ज़्यादा अच्छा काम करेगी, स्टॉक मार्केट पे उसके शेयर के प्राइस ज़्यादा तेज़ी से ऊपर भागेंगे। ठीक है,
तो यही चीज़ हम यहाँ पे कह रहे हैं, कंपैरेटिबिलिटी फैसिलिटेट होनी चाहिए। तो कंपैरेटिबिलिटी के लिए क्या होगा, अब भाई नैरोलैक यूज़ कर रहा है कोई और अकाउंटिंग पॉलिसी, एशियन पेंट यूज़ कर रही है कोई और अकाउंटिंग पॉलिसी, जो ये लोग अपने एसेट्स की जो यूज़फुल लाइफ या डेप्रिसिएशन है ये अलग तरीके से चार्ज कर रहे हैं, ये लोग अपने एसेट्स की यूज़फुल लाइफ डेप्रिसिएशन अलग तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फिर कंपैरेटिबिलिटी कहाँ से बनेगी। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, ये लोग सब एक यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करें, और जो इनका बैलेंस शीट और पीएनएल का स्ट्रक्चर है वो एक यूनिफॉर्म रहे। जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, एसेट लाइबिलिटी को करंट एसेट नॉन करंट एसेट में हमने डिवाइड किया था, करंट लाइबिलिटी नॉन करंट लाइबिलिटी, सेम उसी तरीके से जो अकाउंट्स के प्रेजेंट करेंगे उनको एक सेट शेड्यूल होता है, कंपनी एक्ट्स के अंदर होता है। अब ये थोड़ा ज़्यादा डीप हो जाएगा। कंपनी एक्ट के अंदर एक शेड्यूल के अंदर बताया होता है कि ये आपका फॉर्मेट है बैलेंस शीट पीएनएल का, तो वो फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी मस्ट बी कंपेरेबल ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड। तो मैंने अभी आपको बताया 2 साल के जो आपके फाइनेंशियल्स हैं वो हम कंपेयर कर रहे हैं, एंड विद अदर एंटिटी। तो आपस में जो कॉम्पिटिटिव बिजनेसेस हैं जैसे एशियन पेंट एंड नैरोलैक, ये भी आपस में अपने फाइनेंशियल्स को कंपेयर कर पाएँ। तो टू बी कंपेरेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बिलोंग टू ए कॉमन पीरियड। तो ये एक अच्छी इंपॉर्टेंट बात है भाई, एशियन पेंट और नैरोलैक के आप जो फाइनेंशियल्स को कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों को या तो आप इस साल के फाइनेंशियल्स पिक करेंगे या इस साल के, ऐसा नहीं करेंगे एशियन पेंट का आपने इस साल का फाइनेंशियल पिक कर लिया, नैरोलैक का इस साल का फाइनेंशियल पिक कर लिया और आपस में कंपेयर करने लग गए। क्यों? बिकॉज दोनों ही फाइनेंशियल ईयर में जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो अलग है। अब लेट से हमारा जो अब ये करंट फाइनेंशियल ईयर आ रहा है 2020 एंड 2021, तो ये फाइनेंशियल ईयर सभी कंपनीज़ का ख़राब जाएगा बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस कोविड-19। ठीक है, बिकॉज इतने सारे महीने तक तो इस फाइनेंशियल ईयर में लॉकडाउन रहा था। तो अब आप इस फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट्स को अगर कंपेयर करेंगे पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको ये चीज़ को कंसिडर करना पड़ेगा कि इस फाइनेंशियल ईयर बहुत बड़ी समस्या आई हुई थी पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, आगे, एंड यूज़ कॉमन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट जब मैं कह रहा हूँ तो भाई अब आपकी एक पेंट की कंपनी यूएस के अंदर है, हम उस कंपनी के जो रिजल्ट्स होंगे वो तो डॉलर्स के अंदर है, हमारी कंपनी के रिजल्ट है आईएनआर में, तो आप उसको और हमको हमारी कंपनी को कैसे आपस में कंपेयर कर रहे हैं, गलत है वो कंपैरिजन। ठीक है, तो डॉलर और आईएनआर को आप कंपेयर नहीं कर सकते, तो ये मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। एंड फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग, तो फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग मैंने आपको बता ही दिया, आपको एक यूनिफॉर्म जो फॉर्मेट है उसको ही फॉलो करना होता है। अब लेट से जो यूएस की कंपनी है वो अपने अकाउंट्स, जो उनकी अकाउंटिंग पॉलिसी होती है वो आईएफआरएस पे चलती है। आईएफआरएस हो गए आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इंडिया में जो एशियन पेंट है वो यूज़ कर रहे हैं इंड-एएस। ठीक है, तो दोनों की अकाउंटिंग पॉलिसीज़ थोड़ी सी अलग है, तो हम जब इनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ अलग है तो हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते, वो कंपेरेबल नहीं माना जाएगा। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है इसका, रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेटिबिलिटी। आई होप आपको ये पॉइंट्स याद रहेंगे और इसके अंदर की जो एक्सप्लेनेशन है ये भी आप अब याद रख लेंगे। चलिए अब लास्ट टॉपिक करते हैं हम इस चैप्टर का, उसके बाद कुछ एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, उसको हम देखेंगे। तो ये बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, इसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो यहीं से निकल के आ गया कि भाई अकाउंटिंग में आप क्या कर रहे हैं। पहला काम, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इवेंट्स। ठीक है, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इकोनॉमिक इवेंट्स, इसका मतलब आप जो भी ट्रांजैक्शंस घट रही है उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो हमने ये किया था यहाँ पे काम। तो ये क्या है, ये सब ट्रांजैक्शंस को हमने पहले अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया। कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो हम 3rd चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में, डेबिट क्रेडिट वगैरह उसके रूल्स में आपको समझाऊंगा। तो पहला है आपका मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग इज यूज्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मतलब आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल नहीं, सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। इन बुक्स ऑफ अकाउंट,
इट हेल्प्स इन कीपिंग ए प्रॉपर एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। तो जितनी भी आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं उन सबको आप ठीक से रिकॉर्ड कर रहे हैं, भाई किससे कितना लेना है, अमेज़न से कितना लेना है, इनको कितना देना है, वगैरह वगैरह। सेकंड है, फिर हमने क्या किया था, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया था। ओके, तो इससे हमें क्या पता लगा, भाई नेट रिज़ल्ट क्या रहा हमारे बिजनेस का। और सबसे ज़्यादा किसको इस नेट रिज़ल्ट को जानने की उत्सुकता है, जिसके पैसे लगे हुए हैं। पैसे किसके लगे हुए हैं, ओनर के। तो ओनर्स ऑफ बिजनेस आर कीन टू हैव एन आइडिया अबाउट द नेट रिजल्ट ऑफ देयर बिजनेस ऑपरेशन। दिस कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्ड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे हमने क्या किया था बेसिकली कि भाई हमारी इनकम कितनी हुई इन द फॉर्म ऑफ सेल्स, हमारे टोटल खर्चे कितने हुए, ठीक है, रिलेटिंग टू बिजनेस बाय प्रिपेयरिंग ए प्रॉफिट और लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड। समझ गए। थर्ड स्टेप उसके बाद हमने क्या किया था, हमने बैलेंस शीट बनाया। तो बैलेंस शीट में हमें क्या पता लगा, भाई हमारा पैसा कहाँ कहाँ से आया हुआ है और कहाँ कहाँ लगा हुआ है एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। कब, जब पूरा महीना ख़त्म हो गया था, जो हमारा एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड जिसको हम कहेंगे। तो ये हमारा थर्ड स्टेप है। डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब बैलेंस शीट बना रहे हैं हम। Accounting also aims at ascertaining the financial position of the business in the form of its assets and liability at the end of every accounting period. तो हर महीने के एंड में या क्वार्टर के एंड में या साल के एंड में या 6 महीने के एंड में। दिस इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस शीट पोजीशन स्टेटमेंट। सिंपल है। अब चौथा काम क्या करेंगे, अब आपने इतनी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी, इसका P&L बनाया, बैलेंस शीट बनाया, तो इसको ड्राइंग रूम में शोकेस में सजाने के लिए तो नहीं बनाया। तो जो यूज़र्स हैं इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, अब आप उनको कम्युनिकेट करेंगे कि भाई साहब ये बन गए हमारे, रिज़ल्ट ये है, जो देखना है देख लो, जो पूछना है पूछ लो। तो वही काम अपने को करना है, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूज़र्स। तो यूज़र्स दो टाइप के थे, ये अभी हमने पीछे पढ़ा था, इंटरनल यूज़र एंड एक्सटर्नल यूज़र। और एक्सटर्नल यूज़र के बारे में पीछे हम सब कुछ कवर अप कर ही चुके हैं, तो वापस से इसको मैं रिपीट नहीं करने वाला। तो इसी बात पे हमारा ये पूरा चैप्टर फिनिश होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया है। पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको इनफॉर्मली पूरा एक बिज़नेस प्रोसेस के बारे में बताया कि क्या क्या ट्रांजैक्शंस बिज़नेस में होती है, एक छोटे से रूप में, एक एग्जांपल, एक स्टोरी के फॉर्म में। एंड देन इन सेकंड चैप्टर के अंदर जो हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर बता रखा है अकाउंटिंग की क्या डेफिनेशन होती है, क्या रोल होता है अकाउंटेंट का, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या पर्पस सॉल्व करती है, क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके, फिर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और ये जो हम पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब इनका क्या ऑब्जेक्टिव है, अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो ये सब हमने इसको इस पर्टिकुलर लेक्चर में किया। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो अपनी अगली वीडियो है उसके अंदर जो NCERT के अंदर हमारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, ताकि देखते हैं भाई इतना अभी हमने समझा है तो उससे हम चीज़ों को एनालाइज करके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर दे पाते हैं कि नहीं दे पाते। तो एक प्रैक्टिस सॉर्ट ऑफ हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।